तलाश अपनी। सुषम बेदी। धीरा ने पलंग के दाएं किनारे की ओर एक बार फिर करवट ली कि शायद उसे उस पोज में नींद आ जाए, लेकिन दिमाग फिर से उलझनों में भटकने लगा। लेटे लेटे ही उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की से पर्दा सरकाया और सड़क पर जलती रोशनियों के बीच प्रकाश में कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा तो 2 बजने में 10 मिनट ही बचे थे। खींचकर हाथ में लिया पर्दे का हिस्सा झटकते हुए अपने आप से भुनभुना कर कह दिया, 2 बजे तक इनकी जनरल असेंबली की मीटिंगें खत्म नहीं होती। और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। पिछले 2 हफ्ते से यही चल रहा है। जनरल असेंबली का सेशन चलता है तो समीर रोज़ाना आधी आधी रात या बाद में आते हैं। यूं जब सेशन नहीं था तब भी कुछ न कुछ तो होता ही रहता था, और समीर कभी जल्दी आ भी जाएं तो नहा धोकर कुछ न कुछ पढ़ने को लेकर बैठ जाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट अनुज और सौरभ से खेल लिए, फिर यूं भी उनके नहा धोकर सोने का वक्त हो जाता है। धीरा झटके से उठ बैठी, हाथ से लैंप का बटन टटोल कर रोशनी जलाई और दराज में से न्यूज़ वीक निकालकर उलटने पलटने लगी। दिमाग भड़क रहा था। क्या हो गया है उसको? समीर घर पर नहीं रहते तो न ठीक से सोया जाता है, न सही ढंग से खाना पकता है, न ही अकेले कहीं आया जाया जाता है। आखिर क्यों? क्या वो अपने आप में एक व्यक्ति नहीं रही जो अपनी तरह से रहे और जिए, अपनी मर्जी से जीवन का संचालन करे? और ये सवाल आज नहीं, बहुत अरसे से उसे तंग कर रहा है। 3 साल पहले जब समीर का तबादला दिल्ली में हुआ था और अपने जाने पहचाने माहौल में पहुंचकर धीरा फिर से खुद हो जाने को बेचैन हो उठी थी, अपने स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र करियर की आकांक्षा उसमें फिर से उभरने लगी थी। फिर बच्चे भी तो बड़े हो रहे थे और खुद में कुछ होने की, कुछ बनने की आकांक्षा उसमें बचपन से ही थी। जिन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी उसने अपने बारे में ये निर्णय लिया था कि वो भी प्रोफेसर बनेगी, और पापा कितना प्रोत्साहित करते थे उसको। पापा भी तो अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़े होता देखना चाहते थे। कितने खुश थे वो जब धीरा की एमए में फर्स्ट क्लास आई थी और उसी साल दौलतराम कॉलेज में वो लेक्चरर भी लग गई थी। पल भर में वो अपनी एक सीनियर लेक्चरर, प्रोफेसर और एक स्थापित इंटेलेक्चुअल के रूप में कल्पना करके फूली नहीं समाती थी। पढ़ाना उसे खूब खूब भला लग रहा था। कितना महत्वपूर्ण, कितना संतोषप्रद था वो करियर जो उसने चुना था अपने लिए। और अब उसी दिल्ली में पहुंचकर धीरा फिर से बेचैन हो उठी, उस बिछुड़ी हुई धीरा के लिए। वो फिर से कॉलेज में पढ़ाएगी। एक कॉलेज में जगह खाली भी थी। धीरा ने अर्जी भी भेज दी। फर्स्ट क्लास और 2 साल दौलतराम में पढ़ाने के अनुभव के बूते पर उसे इंटरव्यू का बुलावा भी आया था। पर कितना बड़ा शौक लगा था उसे इस साक्षात्कार के बाद। कितना कट चुकी थी वो तेज रफ्तार से बढ़ती ज्ञान की इस दुनिया में। तो क्या शादी के इन 10 सालों में उसे जंग लगता रहा? वो सोचती थी कि वो ग्रो कर रही है, फॉरेन सर्विस में अफसर पति के साथ साथ नए नए देश देख रही है, उसका अनुभव क्षेत्र विस्तृत हो रहा है। पर क्या वो सच में देखती थी? क्या फर्क नहीं था मिस धीरा बागची और मिसेस धीरा बैनर्जी के देखने में? मिसेस बैनर्जी जो म्यूजियम में दीवार पर टंगी पेंटिंग को निहारती तो आंखें पुश्चैर में कसमसाते सौरभ पर लौट आती। वो कुछ देर में और भी हाथ पैर मारने लगता और धीरा बैनर्जी कहती, चलो जल्दी से निगाह मारो और बाहर निकलें वरना सौरभ रोने लगेगा। उस समय वे मिस धीरा बागची, लेक्चरर, दौलतराम कॉलेज की जिज्ञासा से चमकती हुई आंखें किसी भूले हुए अतीत का हिस्सा बन चुकी होती, जिनकी याद उसे खुद भी नहीं रही। अब वो सिर्फ थी मिसेस बैनर्जी, जिसका अपार्टमेंट दर्पण जैसा चमकता था, हर चीज़ बहुत करीने से, बहुत कलात्मक रुचि के साथ सजी हुई, पर्दे, सोफे और कालीन के रंगों के कंट्रास्ट के साथ ही बैठक का हर उपकरण अपने ख़ास होने का बखान करता था। किचन में मसाले, बर्तन शेल्फों पर टिके हुए, संगमरमरी सफ़ेद दमकता फर्श। धीरा को गर्व था अपने इस साम्राज्य पर।
बच्चों को वक्त पर खाना, नहलाना, सुलाना, पति का नाश्ता, खाना, कपड़ों का ध्यान, ये सब काम उसे वक्त का हर हिस्सा भरपूर रखते थे। तब इस सब में देश या विदेश तो उसके घर की चार दीवारी में ही सीमित था। वो हमेशा अपने आप को खुश करती रही कि उसने टोक्यो देखा है, पेरिस में 3 साल रही है और अब न्यूयॉर्क में है। पर दरअसल घर के बाहर उसने जिया ही क्या है? क्या वो डिप्लोमेट्स की कॉकटेल्स जिनमें चेहरों के मुखौटे तक पहचान में नहीं आते, या फिर यूरोप के कई शहरों तक कार में ड्राइव और होटलों में, या हिंदुस्तानी मित्रों के साथ बिताई कुछ एक रातें जिसमें आधे से ज़्यादा वक्त बच्चों के दूध की बोतलें तैयार करना या उनकी नेपी बदलने में गुजर जाता है, या चलती गाड़ी से बाहर के दृश्यों पर निगाह टिकाते हुए भी पिछले सीट पर बैठे बच्चों को पलट पलट कर देखना, और मन से कभी न हटने वाला डर कि तेज़ गाड़ी चलती है तो दरवाजे कहीं खुल न जाएं। बच्चों के ध्यान से फुर्सत मिली भी तो समीर के साथ स्नेह सुख के आदान प्रदान की चाह भी कहाँ पूरी हो पाती थी। ये सच था कि इस गृहस्थी का भी धीरा के लिए एक अपना सुख था, वो इसे नकार नहीं सकती। कॉलेज का पढ़ाना भी तो कैसा रूटीन बन गया था। नौकरी के 1.5 साल बाद ही वो सपने संजोने लगी थी अपने एक घर के। समीर को पाकर उसने क्या नहीं पा लिया था। खुद ही बोला था उसने पापा से, पापा अब मैं तैयार हूँ शादी के लिए। माँ हैरान थी। कल तक तो यही कहती थी कि नहीं करनी मुझे शादी, करियर बनाना है बढ़िया। अब शादी का कोई खौफ या हवा नहीं है। अब शादी का मतलब था समीर का साथ, चिर साथ। कितना उल्लास था उसकी कल्पना भर में। कॉलेज में त्याग पत्र देते हुए उसे जरा भी रंज, जरा भी दुख नहीं था। उसका दिल दिमाग तो भरा था रंगीन सुनहरे भविष्य की खुशबू भरी कल्पनाओं में, और उस खुशबू उन रंगों को उसने जिया भी तो कितना कितना जिया। पति, घर, बच्चे, ये सब उसका सर्वस्व था। उनके छोटे छोटे कामों में कितना सुख और तृप्ति मिलती रही उसे। समीर के लिए उसकी पसंद का खाना अपने हाथों बनाना था, अपने हाथों ताज़ी चपाती तैयार करके खिलाना। बच्चों को भी मम्मी के हाथ की बनी डिशेज ही पसंद हैं, और धीरा लगी रहती पति और बच्चों का मनपसंद खाना बनाने में, या घर चमकाने संवारने में, या समीर की कमीज़ों के बटन टांगने में, या कोटों के फटे जेब सिलने में। यहाँ तक कि नौकर चाकर रखने के भी खिलाफ हो गई थी, क्योंकि उनके द्वारा किया गया काम धीरा के स्तर का नहीं होता था। शादी के ये 13 साल कैसे बीत गए, लेकिन जिन बातों में वो सुख और खुशी ढूंढती पाती रही, आज वैसा क्यों नहीं? अब क्यों समीर का इंतज़ार करने में उसे बेचैनी और आक्रोश होता है? पहले तो वो बहुत सुख से इंतज़ार करती थी। वो कभी शिकायत करती भी तो समीर उसके माथे पर सहलाते हुए उसे चूम लेते, जो मानो इंतज़ार अर्थमय हो जाता। अब गुस्सा आता है तो टिका रहता है, क्योंकि समीर को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि इंतज़ार किया है या नहीं। वो तो यही कहते, मैं कभी देर से आ जाऊं तो तुम खाकर सो जाया करो, बी सेंसिबल। और धीरा को लगता कि अपने जिन कामों को वो बहुत महत्वपूर्ण मानती रही है, वो सब जैसे बिल्कुल बेमानी हो गए हैं। उसके इंतज़ार करने या ना करने से किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। बच्चे स्कूल से लौटते हैं, उन्हें नाश्ता देती है और वो नीचे खेलने चले जाते हैं। मम्मी का घर में होना या उन्हें नाश्ता देना कोई ख़ास बात नहीं, एक रूटीन ही तो है। धीरा समीर, सौरभ और अनुज की रूटीन की ही एक कड़ी है, इसलिए उसका होना ग्रांटेड है। और फिर धीरा खुद भी तो इस सारे सिस्टम की आदी है। इससे हटकर वो है भी कहाँ, या वो क्या हो सकती है? ये घर, ये सोफ़ा, ये बच्चे, लिविंग रूम की ये सारी सजावट, यही सब तो उसके अस्तित्व को अर्थ देते हैं। इनसे अलग उसकी हस्ती है कहाँ? घबरा जाती है धीरा। यानी कि वो आत्मविश्वास से भरी पूरी छरहरी 13 साल पहले वाली लेक्चरर इस घर से काट दी जाए तो वो कुछ भी नहीं। 13 साल पहले की आत्मनिर्भर और आत्मविश्वस्त धीरा समीर से अलग कर दी जाए तो कहाँ है धीरा? धीरा आतंकित हो उठी। इतनी पर निर्भरता, यानी आज तक समीर का प्यार या बच्चों का स्नेह उसे सींच नहीं रहा था, सोख रहा था, और आज वो एकदम बेकार और निकम्मी हो गई है।
ढीली ढाली पराजित धीरा अब समीर या बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकती। उसके भीतर की बंजर जमीन पर कुछ उग ही नहीं रहा। धीरा की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर नाच उठी। उसने माँ को कभी व्यक्ति के रूप में लिया ही नहीं। माँ हमेशा पृष्ठभूमि में रही। बच्चे बढ़ते रहे, पापा ओहदे चढ़ते रहे, मम्मी तो कभी सामने आई ही नहीं। आया तो समीर, सौरभ, अनुज, और समीर, सौरभ, अनुज के लिए वो भी मात्र एक पृष्ठभूमि है जिस पर शायद कभी भी पर्दा डाला जा सकता है। धीरा दहल उठी। पति और बच्चों के स्नेह में लिपटी लिपटाती धीरा भूल गई कि उसका अपने प्रति भी कुछ दायित्व है। उसके भीतरी व्यक्ति की भी कुछ मांग है। एलन ने क्या ठीक कहा था, तुम हिंदुस्तानी औरतें इतना कंप्रोमाइज़ क्यों करती हो एक घर को बनाए रखने के लिए? क्यों सोचती हो कि पति, घर, बच्चे ही सब कुछ हैं और उसके बाहर कुछ नहीं? तुम्हारी तुला पर तो औरत अपने हक में कुछ है ही नहीं। सच तो क्या धीरा भी अपने हक में कुछ है? मिसेस बनर्जी का लेबल उतार लिया जाए तो क्या है धीरा? और धीरा ही क्यों, रीता, नीता, आशिमा, उसकी सभी सहेलियां मिसेस वर्मा, मिसेस लूथरा या मिसेस पॉल बनकर जाने कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। उनकी अपनी हस्ती से भला वाकिफ भी है कोई? एक भूला बिसरा इतिहास बन जाता है सब कुछ जो कभी मूल्यवान रहा था, और वे खुद अपने ही होने पर विश्वास न करते हुए मात्र शब्द दोहराती हैं, मैं भी कभी फलां थी या जो भी थी, और फिर वो ये कहना भी छोड़ देती हैं, क्योंकि बहुत बेमानी लगता है ये कहना भी, जैसे खुद को झुठला रही हूँ। एलन ने उससे कहा था कि वो न्यूयॉर्क में कुछ करना शुरू कर दे, पर हुनर क्या बचा था उसमें? भीतर जैसे विश्वास ही नहीं उठता था कि वो कुछ कर भी सकती है। एलन कहती थी कि वो पढ़ाई तो शुरू कर सकती है, पढ़ाई से आत्मविश्वास जागता है, जिंदगी की लड़ाई में ये बहुत बड़ा अस्त्र है। एलन खुद जर्नलिस्ट है यूएनओ में। उसकी बातें सुनकर धीरा को अक्सर जोश आ जाता है, पर घर के जिस सुस्त, धीमे और आरामदायक जीवन की वो आदी हो चुकी है, उसे सहसा त्याग कर पढ़ाई लिखाई की कठोर नियमित जीवन जीने का साहस वो जुटा नहीं पाती थी। और यूं भी एलन के जीवन दर्शन से वो घबराती थी। समीर तो उसे छेड़ते हैं कि अमेरिका की विमेंस लिब आंदोलन की सही नेता तो एलन है। समीर एलन की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उससे कहते हैं कि औरत प्रेम देती है तो प्रेम पाती भी है। अमेरिकी औरत ने अगर स्वत्व को महत्व दिया है तो वो सिर्फ अपने भर की होकर रह गई हैं। परिवार में उसका वैसा केंद्रीय स्थान नहीं रहा जैसा कि परंपरागत माँ और पत्नी का रहा है। धीरा को समीर की ये बात हमेशा सही लगा करती थी, पर अब एलन की बात उसे गलत नहीं लगती। धीरा ने अगर माँ पत्नी का गौरव पाया भी है तो कितना कुछ खोकर। एक गहरा दर्द भरा एहसास धीरा को सिर से पांव तक कंपा गया। सब कुछ लुट जाने की नंगी पीड़ा, जिंदगी में गलत चुनाव के पश्चाताप की पीड़ा, कितना कुछ मिला जुला था उस एहसास में। लेकिन पश्चाताप क्यों? नहीं, पश्चाताप नहीं, सिर्फ कुछ और चाहती है वो। शादी तो पुरुष भी करता है, पर वो तो अपना स्वत्व, अपनी पहचान नहीं खोता, तब औरत को ही खोना क्यों ज़रूरी है? क्यों वो एक व्यक्ति नहीं बनी रह सकती? क्यों उसे किसी और की पहचान में विलीन हो जाना होता है? धीरा को लगा कि उसके अंदर भूचाल आने वाला है। किसी बेबस मजबूरी से उसका बदन शिथिल सा पड़ने लगा, हाथ जैसे नम पड़ गए। उसे लगा जैसे वो मांस का एक निर्जीव लोथड़ा है जिसे जिस ओर लुढ़का दो लुढ़क जाएगा। इतनी बेचारगी, इतनी पर निर्भरता। उसे लगा जैसे वो हाथ उठाना चाहती हो पर उठा न पा रही हो। शरीर और दिमाग का संबंध जैसे टूट चुका हो। उसके भीतर उबाल आते रहे और वो निर्जीव लोथ सी बिस्तर पर पड़ी रह गई। जाने कब सो गई उसे ये भी नहीं मालूम। सुबह जब नींद खुली तो धीरा को लगा जैसे बहुत गहरी नींद के बाद वो जागी हो। दिमाग एकदम साफ, उजला, सुबह की धूप की तरह पारदर्शी। उठकर उसने जल्दी जल्दी मेज पर बच्चों के लिए दूध कॉर्नफ्लेक्स रखा और खुद तैयार होने के लिए चली गई। समीर जब तक नाश्ता लेने के लिए आए वो तैयार हो चुकी थी। ये सुबह सुबह कहाँ?
धीरा के चेहरे पर छपी निर्णयात्मक दृढ़ता समीर को बहुत नई सी और हैरान कर देने वाली लगी। धीरा ने समीर की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ पीएचडी के दाखिले का पता करने। बात बहुत छोटी थी, बहुत से लोग पढ़ते हैं या पीएचडी करते हैं, पर धीरा को कहते हुए ऐसा लगा जैसे वो अपने हक में एक व्यक्ति है, मुक्त, समर्थ और स्वतंत्र। समीर हैरान था, लेकिन अप्रसन्न नहीं। शायद उसमें धीरा को इस रूप में फिर से देखने की चाह रही हो। समीर ने धीरा को कभी कुछ करने से रोका तो कभी समीर ने धीरा को कभी कुछ करने से रोका तो कभी भी नहीं था, पर घर उसकी नज़र में पहले ज़रूर था। शायद इसी से उसने कहा, लौटोगी कब तक? और बच्चे? यूं तो उनके आने तक लौट ही आऊँगी, और कुछ देर लग भी गई तो क्या हुआ, अब वो बड़े हो रहे हैं, उन्हें अपना काम खुद संभालना आना चाहिए। मैं कर देती हूँ तो वो कुछ सीखते भी नहीं। कभी समीर ने कहा होता कि धीरा, तुम बच्चों को बहुत डिपेंडेंट बना रही हो, उन्हें अपना काम खुद करने दिया करो, तो शायद धीरा विरोध करती। पर आज समीर ने सिर्फ इतना कहा, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं समीर, मैं सबवे से चली जाऊंगी, मुझे अकेले आने जाने की आदत होनी चाहिए। धीरा बाहर निकली तो उसे लगा कि आज पहली बार उसने घर के बाहर कदम रखा है।